दोस्तों, मेरे पापा के ईंट के 4 भट्टे होते हैं और वहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा मज़दूर काम कर रहे होते हैं। एक दिन वहाँ पे एक काम करने वाली एक लड़की होती है जिस पर मेरी नज़र पड़ती है और मैं उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मुझसे भी ज़्यादा परेशान उसके घर वाले हो जाते हैं जब उनको इस बात की जानकारी होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस सारी चीज़ों का इल्ज़ाम उनके सर पर आने वाला है और ऐसा होता भी है। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को सुनते हैं जो मेरी ज़िंदगी में गुज़रा हुआ है। तो दोस्तों, मेरी फैमिली में 4 लोग होते हैं। मेरे माता पिता, मैं और मेरी छोटी बहन। मेरी छोटी बहन जो कि अभी MBBS की तैयारी कर रही होती है और मैं BTech का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी सैलरी पर जॉब कर रहा होता हूँ। तभी लगभग मेरे नौकरी को लगभग 5-6 महीना गुजर चुका था। तभी एक रोज़ पापा का फ़ोन आता है कि बेटा तुम घर वापस आ जाओ, क्योंकि इन सारे कामों को मेरे बाद तुम्हें ही संभालना है और मेरे ज़िंदगी में आकर सब कुछ सीख लो, तुम्हें भी आसानी होगी। तो मैंने सोचा भाई पापा बुला रहे हैं तो चलना चाहिए। मैं वहाँ से अपने नौकरी से रिज़ाइन देकर चला आता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैं भट्टे के बगल में ही मेरा ऑफिस था, मैं वहीं पे रहता था। एक रोज़ जब मैं भट्टे के अगल बगल में घूम रहा था, मज़दूरों के काम को देख रहा था, तो मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो पूरी तरीके से मिट्टी में सनी हुई थी। मतलब उसके हाथ पैर में पूरे मिट्टी लपटे हुए थे। वो मिट्टी को मसल रही थी ईंट तैयार करने के लिए और पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं उसे देखता ही रह गया। उसकी सुंदरता इतनी सुंदर थी वो कि मैं उसे देखता ही रह गया, मंत्रमुग्ध हो गया मैं पूरी तरह से। जैसे ही उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, उसने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और अपने ऊपर डाला। कुछ देर देखने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। इसी तरह फिर शाम को वापस मैं जब वहाँ पे जाता हूँ, फिर से वो लड़की उतनी ही मेहनत से काम कर रही होती है। बहुत ही मेहनती लड़की थी और उससे ज़्यादा वो सुंदर थी। मैं उसकी सुंदरता का पूरी तरह दीवाना हो चुका था। जैसे उसने फिर से मुझे देखा, वो फिर से अपने दुपट्टे को अपने ऊपर डाला उसने। इसी तरह 2 दिन गुजर गया। सुबह शाम में किसी न किसी बहाने उसके पास चला जाता था उसे देखने के लिए। तीसरे दिन जब मैं वहाँ पे जाता हूँ दोस्तों, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। वहाँ पर वो थी नहीं। मैंने उसे पूरे भट्टे के अगल बगल में सब तरफ मैंने जाकर उसे खोजा, मगर वो कहीं ना मिली। मुझे इतनी परेशानी मुझे हो रही थी उस वक्त, मानो किसी ने मछली को पानी से निकाल कर बाहर रख दिया हो। बस ऐसा ही मुझे एहसास हो रहा था। सुबह शाम मैं उसे जाके खोजता, जहाँ पर मज़दूर रहते थे, खाना बनाते थे, वहाँ पर भी मैं गया, मगर वो कहीं ना मिली। इसी तरह पूरा 1 सप्ताह गुजर गया और मैं तो पूरी तरह से मायूस हो गया था। मुझे लगा कि शायद हो सकता है वो यहाँ से काम छोड़कर चली जा चुकी है। लेकिन अगले ही दिन जैसे मैं वापस जाता हूँ, वो फिर से उसी तरह काम करते हुए मुझे उसी जगह पे मिल जाती है। मैं दौड़ते हुए उसके पास गया। मैंने जाकर पूछा उससे, मुझे रहा ना गया। मैंने पूछा, भाई तुम कहाँ चली गई थी, तुम कहाँ थी? उसने तो पहले अचंभा होकर देखा कि भाई सर ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो फिर उसने पहले तो अपना दुपट्टा सही किया, दुपट्टा उठा के अपने ऊपर डाला और बोला कि मैं तो यहीं पर काम कर रही हूँ, मैं कहाँ कहीं गई थी। वैसे ही उसके माता पिता वहाँ पे आ जाते हैं। वो आते पहले ही मुझे नमस्ते कहते हैं, क्योंकि वो मुझे पहचानते हैं कि मैं उनके मालिक का बेटा हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बाबू, कुछ हुआ है क्या? मैंने बोला नहीं, बस मैं यहाँ पे देख रहा था कि ये लड़की बहुत ही मेहनत से काम कर रही है, बहुत ही मन लगाकर काम करती है। तो लोगों ने बताया कि हाँ बेटी, ये मेरी बेटी है और ये पहले अपनी नानी के यहाँ रहती थी, वहाँ पे पढ़ाई करती थी। तो इंटर का एग्ज़ाम इसका हो चुका है, इंटर ये कंप्लीट कर चुकी है और इसकी नानी का भी देहांत हो गया। तो हम लोगों ने फिर इसे अपने घर पर बुला लिया है और घर पर चूँकि दिन भर क्या करेगी, तो हम लोग इसे ईंट की भट्टे पर ले आते हैं कि यहाँ कुछ काम करेगी, कुछ पैसे की कमाई हो जाएगी, वही पैसे से इसकी कुछ शादी में मदद हो जाएगी और फिर कुछ दिनों के बाद एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देंगे। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने बताया रेखा। मैंने पूछा कि अच्छा तुमने इंटरमीडिएट या 12वीं तुमने पास की है, किस सब्जेक्ट से पास किया है? उसने बताया मैथ्स। मैं सुन के बड़ा अचंभा कि भाई मैथ्स तो बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही हार्ड होता है, तुम इतने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से तुमने कैसे इंटर क्लियर किया?
तो उसने बोला कि क्या डिफ़िकल्ट, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ। मैं सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतनी तेज़ लड़की। तो मैंने उसकी जांच करने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल किए। मैंने बोला कि तुम्हें टेबल कहाँ तक आता है? उसने बोला कि मुझे 100 तक टेबल आता है। मैंने बोला अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे 78 का टेबल सुना दो। तो उसने फ़ौरन 78 का टेबल सुनाना शुरू कर दिया। और चूँकि मुझे टेबल तो आती नहीं थी 78 की, मैंने अपना कैलकुलेटर निकाला और उसमें कैलकुलेट करना शुरू किया, और वो बिल्कुल सही सही बता रही थी। मैं सुनकर बड़ा ही इम्प्रेस हुआ। अब तक तो मैं उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस था, अब मैं उसके नॉलेज से इम्प्रेस होने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि जो तुम ये ईंट बना रही हो, क्या तुम इसका क्षेत्रफल निकाल सकती हो, एरिया बता सकती हो इसका? उसने बोला ये ईंट क्या है जनाब, मैं आपके इस चिमनी का, जिसमें ईंट पक रहा है, उस चिमनी का, इस पूरे ईंट के भट्टे का, या आप जिस ऑफ़िस में बैठते हैं उस ऑफ़िस का, आप कहिए तो इन तीनों का एरिया एक साथ निकाल कर बता देता हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई इतनी तेज़ लड़की। फिर उसके माता पिता ने पूछा कि बेटा क्या ये सच में सब कुछ बता रही है या फिर ऐसे ही? मैंने बोला चाचा, आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इसे तो आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कराकर अच्छी खासी ये नौकरी ले सकती है। इतना कहने के बाद फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ और मैं 3 दिनों के लिए दिल्ली चला जाता हूँ। मुझे अपनी बहन के रिश्ते के लिए किसी लड़की से वहाँ पे मिलना था। 3 दिनों के बाद जब मैं वापस भट्टे पर आता हूँ तो रेखा पर जब मेरी नज़र पड़ती है तो रेखा देखकर मुझे बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे? मैंने पूछा क्यों भाई? वो बोली कि नहीं था, कोई आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। मैंने पूछा कौन? तो उसने बताया कि एक लड़की थी, मज़दूर लड़की थी, वही आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं समझ गया कि वो अपने बारे में बता रही है। मैंने बताया कि मैं अपने बहन के रिश्ते के लिए किसी लड़की को देखने के लिए मैं गया हुआ था। तो वो पूछती कि अच्छा, तो आप कब शादी करेंगे? मैंने बताया मेरी शादी तो हो चुकी है। इतना कहना था कि उसकी आंसू से पूरी तरह से डबडबा गए। उसकी आंखों में आंसू भर गया, वो उदास हो गई, वो मिट्टी से बाहर निकलती है और किनारे जाकर बैठ जाती है। मैंने पूछा अरे क्या हो गया भाई? बोली नहीं कुछ नहीं। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया। मैंने बोला अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। उसने बोला कि नहीं आपकी शादी हो चुकी है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने बोला यार तुम्हारी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो वो बोलने लगी कि आप मेरी कसम क्यों खा रहे हैं, मैं आपको ये लगती ही क्या हूँ? मैंने बोला तुम्हें नहीं पता है कि तुम मेरी क्या लगती हो, मगर मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने शादी नहीं की है। इतना बोलने के बाद मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और इस तरह हम लोग लगभग 2-3 मिनट तक गले लगे रहे। इस बात का हम लोग को ज़रा भी एहसास नहीं था कि कोई हम लोगों को देख भी रहा है या नहीं। वैसे ही उसकी माँ वहाँ पर पहुँच जाती है। उसकी माँ ने आने के बाद कुछ वहाँ पर हल्का सा खटपट किया, तो हम दोनों जल्दी अलग हो गए। फिर शुक्र मनाया कि चलो भाई कोई हम लोगों को देख नहीं रहा था, मगर शायद उसकी माँ ने हम लोगों को देख लिया था। उन्होंने बोला कि बेटा आप धूप में क्या कर रहे हैं, आप जाकर ऑफिस में बैठ जाइए, आप मज़दूरों के पास क्या कर रहे हैं, जाके ऑफिस में बैठिए आराम कीजिए, इतनी धूप में बाहर मत रहिए। तो मैं चला गया वहाँ से। और उस रोज़ जब रेखा घर गई तो माँ उसकी बोले कि बेटी तुम्हें हम बहुत उम्मीद से लेकर गए थे कि तुम हम लोगों का नाम ख़राब नहीं करोगी। बाकी के लोग यहाँ अपनी बेटी बहू को लेकर भट्टे में नहीं जाते हैं, मगर मैं तुम्हें लेकर गई, तुम हम लोगों का नाम बर्बाद ना करो। और वो लोग बड़े लोग हैं, अगर उनके पिता को ये सब पता चल गया तो उनके पिता तुम्हें, तुम्हारे पिता को और मुझे तीनों को भट्टे में झोंकवा देंगे और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। तो बेटी तुम उन लोगों से ज़रा अलग ही रहना और ज़्यादा बातें वगैरह मत करना। अगले सुबह मैं रेखा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाता हूँ और रेखा को देता हूँ। रेखा उसे लेने से मना कर देती है। तो मैंने बोला भाई क्या होगा? उसने बोला नहीं, आज के बाद आप मुझसे मिलिएगा भी मत और मैं आपसे बातें भी नहीं करूँगी। कल माँ ने देख लिया था और मुझे बहुत डांट लगी है और मैं अपने माँ बाप का इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। वैसे ही उसकी माँ वहाँ पे पहुँच जाती हैं, बोलती बेटा आप लोग बड़े लोग हैं और आपकी शादी कहीं भी अच्छे घर में हो सकती है। आपके पापा को अगर ये सब पता चल गया तो वो हम लोगों को काम से भी निकाल देंगे और हो सके तो हम तीनों की चमड़ी भी खिंचवा देंगे। तो हम लोगों के पेट पर लात मत मारिए, हम लोगों को यहाँ पर काम करने दीजिए। बड़ी उदास मन से मैं वहाँ से चला जाता हूँ। शाम को जब मैं खाने के टेबल पर बैठा हुआ था अपने पापा के साथ, मैंने पापा को बोला पापा मुझे शादी करनी है। पापा ने बोला बड़ी अच्छी बात है भाई, शादी कर ले तू, कौन मना कर रहा है? मैंने बोला पापा मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे शादी करनी है। बोला यार मैंने तो तुझे कब से कह रखा है कि तुझे कोई पसंद है तो तू बता दे, मगर तू बता भी नहीं रहा है।
पापा मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। बोले बहुत अच्छी बात है, कहाँ है वो? मगर पापा एक दिक्कत ये है कि वो गरीब हैं। पापा ने बोला कोई बात नहीं है, हम लोगों के पास कौन सा किसी चीज़ का कमी है कि हम लोग उससे दहेज मांगेंगे। और बता तू पढ़ी लिखी तो है ना? पापा वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, 12th तक पढ़ी लिखी है, मगर जितना पढ़ी है उसका नॉलेज उससे कहीं ज़्यादा उसके पास है। बोले चलो बहुत अच्छी बात है। तो वो रहती कहाँ है पापा? मैंने बताया पापा वो अपनी ईंट की भट्टी पे ही रहती है। ये सुन के पापा बहुत ही चौंक गए कि अपनी ईंट की भट्टी पर? ऐसी कौन है भाई? मैंने पापा को बताया पापा उसका नाम रेखा है। पापा ने बोला अच्छा वो सुखदेव की बेटी? बोला पापा मुझे तो, मैंने बोला मुझे तो नाम नहीं पता उसका, मगर बस इतना पता है कि वो अपने माता पिता के साथ वहीं पे रहती है। पापा ने तुरंत मुंशी को फ़ोन किया और बोला कि जाओ सुखदेव के घर पर, सुखदेव उसकी पत्नी और उसकी बिटिया को लेकर जल्दी मेरे घर पर आओ। इसके बाद तो मेरे घर पर कोहराम समझ गया। माँ बहुत ही गुस्से में आ गई। बोली मैंने पहले ही बोला था कि बेटा को ईंट की भट्टी पर मत बैठाओ, वहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, किसी ने जादू टोना कर दिया मेरे बेटे के ऊपर। ये बाहर गया था पढ़ने के लिए, वहाँ से किसी से शादी नहीं किया और यहाँ बताओ ईंट की भट्टी वाली से शादी करेगा। इसकी मति मारी गई है। मुंशी जी पहुँच जाते हैं रेखा के घर पे और बोलते हैं कि चलो भाई तीनों को मालिक ने बुलाया है। रेखा की माँ फ़ौरन समझ जाती है कि बात क्या है। वो तुरंत मुंशी जी के पैर को पकड़ लेती हैं, बोलती हैं मुंशी जी बचा लीजिए, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, बार बार मालिक की बेटा ही इसके पास आते थे बात करने के लिए। मुंशी जी बोले भाई मुझे भी कुछ नहीं पता है, मेरे नाक के नीचे क्या क्या हो गया, और जो होगा मुझे भी अगर सुनना होगा तो सुनना तो मुझे भी पड़ेगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी मुझे ही मिली थी उनको काम सिखाने की। चलो जो होगा देखा जाएगा, मार तो नहीं देंगे जान से, कुछ बातें ही सुननी पड़ेगी, तो मैं भी वहाँ पे रहूँगा। मुंशी जी तीनों को लेकर आते हैं। जैसे ही मेरे घर पर आते हैं तो रेखा की माँ फिर से मेरे पापा के पैर को पकड़ लेती हैं, बोलती हैं मालिक माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा बोलते हैं यार सुखदेव अपनी पत्नी को संभालो। फिर पापा रेखा को बुलाते हैं, रेखा तुम इधर आओ और ये बताओ कि सज़ा दोनों में से किसको दिया जाए, क्या तुम इससे प्यार करती हो या ये तुमसे प्यार करता है? रेखा बोलती है मालिक गलती मेरी ही है, इनका कोई भी दोष नहीं है, जो हुआ जितनी भी गलती हुई सब मेरी तरफ से थी। फिर मैंने पापा से बोला नहीं पापा ये झूठ बोल रही है, मैं इससे बात करने जाता था, ये कभी हमसे बात करने की इसने कभी कोशिश नहीं की। इतना सुनकर पापा ज़ोर से हंसने लगे, बोले चलो कोई बात नहीं। उसने बाद उन्होंने माँ को बुलाया, दिखाया कि देखो यही वो लड़की है, क्या ये तुम्हें पसंद है, सुंदर है या नहीं? माँ ने देखते ही बोला कि हाँ ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है। तो पापा ने बोला चलो अब ये मेरे घर की बहू बनेगी। इतना सुनने के बाद रेखा के माता पिता बोले कि मालिक मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि ज़िंदगी भर आपके यहाँ मुफ्त में काम करूँगा। पापा बोलते हैं अरे यार सुखदेव अब तुम मेरे समधी बन रहे हो, क्या बात कर रहे हो। इसके बाद हम दोनों के माता पिता ने खुशी खुशी हम लोगों की शादी करा दी। बहुत ही अच्छी धूमधाम से शादी हुई। उसके बाद आगे की ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी गुजर रही थी। तो दोस्तों यही थी कहानी। आपको कैसा लगा, सुनने के बाद आपको क्या लगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।